31 जुलाई को क्या हुआ था? पुलिस की गाड़ी में बैठे, कुछ नहीं बैठे तो उन्हें जबरदस्ती बैठाया गया। एक्चुअली वो डिटेन कर लिए गए। पूरे दिन वहां हैरेस किए, परेशान किए, हमने मारपीट किया, हमने कोई सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किया, हमने नारे लगाए। कोई एक गलती तो हमारी बताओ कि आप डिटेन किस आधार पे कर रहे हो? जैसे कोई दिल्ली का बच्चा है तो उसे बिहार का सेंटर दे दिया गया, और कोई बिहार का बच्चा है तो उसे दिल्ली का सेंटर अलॉट कर दिया गया। 2 दिन पहले अगर आपको मैं 1000 किलोमीटर दूर सेंटर दे दूं, आप वहां कैसे पहुंचेंगे? बीकानेर से काबुल 1050 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट पड़ता है, लेकिन बीकानेर से रीवा 1175 किलोमीटर है। तो बेहतर है कि तुम काबुल जाके सेंटर भी मांग सकते थे। फिर वो बच्चा जब उस सेंटर पे पहुंचता है तो सेंटर वाले कहते हैं ये आपका तो सेंटर है ही नहीं। आप सेंटर पे अगर विरोध करते हुए पाए गए छात्रों के द्वारा, वो बाहर निकल के चिल्लाए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, तो छात्रों के साथ मारपीट भी की जाती। बाउंसर से मरवाया। पूरे 60 मिनट मिलने चाहिए एग्जाम देने के लिए। किसी को 50 मिनट का टाइम मिला पेपर देने के लिए, किसी को 45 मिनट का टाइम मिला। सेंटर ऐसे है कि किसी होटल के नीचे कोई 2 रूम है जिसमें 30-40 कंप्यूटर सेटअप रखे हैं, वो सेंटर है। सेंटर ऐसे हैं कि खेतों के बीच में, एकदम बीच में है, वहां तक शायद पगडंडियों पे पैदल चलना मुश्किल है, और वो टीन ऊन लगा हुआ है, और वो सेंटर एग्जाम सेंटर। छात्र देश का भविष्य है, वो आपका एक्सपेरिमेंट करने का लेबोरेटरी नहीं है। एसएससी के चेयरमैन तो इससे मतलब सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नहीं दिया गया। 55,000 बच्चों की तो बात है, हम इसको देख लेंगे, उनके लिए बस है 55,000। आपको सही क्वेश्चन मिल जाए, ये भी एक चैलेंज है। 1500 रुपए उसने कैसे उधार लेके पहुंचा वो किसी तरीके से, और वहां पहुंच के अगर उसको खाली नोटिस मिल जाए कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, अब बताओ उसके दिल पे क्या बीतेगी? इन बातों की जवाबदेही कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी, एसएससी चेयरमैन तय करेंगे, एडुकेटी तय करेगी। कोई तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो कहे कि हम इसकी जवाबदेही लेते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना करिए जिसमें देश के शिक्षकों को देश की राजधानी में घसीटा जा रहा हो, पुलिस उन्हें कैदी वाहन में भरकर ले जा रही हो और अपराधियों की तरह शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर छोड़ कर आ रही हो। ये दृश्य कल्पना करने की बात नहीं है। ये दृश्य देखा पूरे देश ने 31 जुलाई को, जब एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, एसएससी से जवाब मांगने के लिए गए शिक्षकों के साथ इसी तरह का व्यवहार दिल्ली की सड़कों पर हुआ। जिन शिक्षकों के साथ ये व्यवहार हुआ, उनमें से 2 आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए लड़ने दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे और वापस लौटे अपने साथ एफआईआर लेकर। हमारे साथ आशुतोष सर हैं जो करंट अफेयर्स और जीएस पढ़ाते हैं, और साथ में विनय सर हैं जो पढ़ाते हैं हमें रीजनिंग। हम इन दोनों शिक्षकों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों आखिर 31 जुलाई 2025 की तारीख को इन लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्यों एसएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है पूरा मसला और अब आगे का क्या प्लान है। बहुत स्वागत है सर आप लोगों का खबरगांव में। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करें, क्यों सड़क पर उतरे? ये 13th एसएससी एग्जाम का जो मुद्दा है ये है क्या? अगर मैं ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, ये जो मामला है पूरा, अभी फर्स्ट एग्ज़ाम है जो कि एडुकेटी जो एक एजेंसी है वो कंडक्ट कर रही है। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इस एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो ये एग्ज़ाम जो है 3 कैटेगरी के बच्चों को कैटर करता है। मतलब 10th क्लास का बच्चा भी इसे अप्लाई कर सकता है, उनके लिए कुछ पोस्ट आती हैं अलग से। 12th के बच्चे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। ये केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं। बिल्कुल, ये हमारे जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर इनकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिक्कतें कहाँ से शुरू होती हैं? डे 1 24 जुलाई को डे 1 जब पेपर कंडक्ट होता है तो वहाँ पे एक सबसे पहले अपने पास के सेंटर की बात करते हैं। पवन गंगा एक सेंटर है जिस पे जब बच्चे पहुँचते हैं तो उन्हें एक नोटिस दिखता है कि एग्जामिनेशन एक टेक्निकल रीजन की वजह से कैंसिल कर दिया। कहाँ पे है ये सेंटर? गुड़गांव में? दिल्ली में। अच्छा, में आपका ये, हाँ, ये पवन गंगा ये दिल्ली का सेंटर है। इसमें एक तो ये प्रॉब्लम, ठीक, इसके पहले एक प्रॉब्लम आई बच्चों को सेंटर्स की, कि बच्चों जैसे कोई दिल्ली का बच्चा है तो उसे बिहार का सेंटर दे दिया गया, और कोई बिहार का बच्चा है तो उसे दिल्ली का सेंटर अलॉट कर दिया गया। जबकि जब फॉर्म फिल करते हैं तो उनसे 3 सेंटर्स की चॉइस मांगी जाती है, बट उन 3 सेंटर के अपार्ट जाकर के सेंटर अलॉट किए जा रहे थे। मतलब प्रायोरिटी भरते हैं। हाँ, प्रायोरिटी हम भरते हैं, बट ऑब्वियसली जैसे अगर मैं मान लो दिल्ली का हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे हरियाणा में कहीं सेंटर मिल जाए या यूपी के नोएडा वगैरह में कहीं सेंटर मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अगर इसके नियर अबाउट देंगे तो हो सकता है आप पहुँच जाए एग्ज़ाम देने।
तो अच्छा, कोई मतलब ऐसा स्टैंडर्ड है, मानक है कि इतनी रेंज में होगा सेंटर? 200 से 250 किलोमीटर की रेडियस में सेंटर अलॉट करने का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी फॉलो करती है। बट इनके सेंटर अलॉटमेंट्स 500 से 1000 किलोमीटर दूर थे। कुछ देखे एडमिट कार्ड हमने जो अंडमान। मैं आपको बताऊं, अंडमान निकोबार की आप बात छोड़ें, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट हमसे एक स्टूडेंट मिले। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि सर मैं बीकानेर का हूं और मुझे मध्य प्रदेश के रीवा में डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दिया गया है। तो एक बार को मैं मुस्कुराया, फिर मैंने उनसे बोला कि भाई तुम्हें पता है कि बीकानेर से काबुल 1050 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट पड़ता है, लेकिन बीकानेर से रीवा 1175 किलोमीटर है। तो बेहतर है कि तुम काबुल जाके सेंटर भी मांग सकते थे। मतलब आप पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश पार करके आइए, एकदम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रीवा एग्जाम। अभी एक कल बिहार का लड़का था, उसको सेंटर दमन दीव साइड कहीं पे दिए हुए थे। वो मतलब हम लोग के टेलीग्राम फेसबुक पे बच्चे जुड़े हैं मेटा पे, तो वो बताते रहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, सेंटर एक प्रॉब्लम है, ऐसी वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। अगर अच्छा, ये एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आता है? कितने दिन पहले आपको पता चलता है? एक स्टैंडर्ड है जो एसएससी का कि 10 डेज पहले आपको सिटी पता चल जाएगी कि किस शहर में 10 आपका दिन में एग्जाम आपको रिजर्वेशन या हाँ, ये आने आपको की व्यवस्था, decide रुकने की करनी व्यवस्था, ये सब करनी होगी। और 4 दिन पहले एग्जाम डेट से 4 दिन पहले आपका फुल फ्लैश एडमिट कार्ड आएगा जो आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत भी आई, इनके एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आ रहे हैं। सिटी इंटीमेशन तो साइड है बिल्कुल कि एडमिट कार्ड आ रहा है और जहाँ सिटी या सेंटर लिखना है वहाँ ब्लैंक है, ऐसे एडमिट कार्ड दिए। और 2 दिन पहले अगर आपको मैं 1000 किलोमीटर दूर सेंटर दे दूं, आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे? और कुछ एडमिट कार्ड में ये भी प्रॉब्लम आया कि उसमें सिटी तो मेंशन है कि जैसे बच्चे निकाला 2 दिन पहले आया और आ गया कि मान लीजिए आपका सेंटर दिल्ली में है। फिर वो बच्चा जब उस सेंटर पे पहुंचता है तो सेंटर वाले कहते हैं ये आपका तो सेंटर है ही नहीं। तो बच्चा कहता है अब मैं क्या करूं? तो कहता है आप जाके एक बार रीचेक करिए पास के किसी साइबर कैफे में। अगर वो आनंद फानन में जाता भी है तो रियली उसका सेंटर बदल गया है। 2 दिन पहले उस बच्चे को एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि मेरा दिल्ली सेंटर है। सेंटर पे पहुंचने पे सेंटर वाले जब मना करते हैं गेट पे, उसके बाद वो दौड़ के जाता है कि एक बार मैं देखूं। बच्चे उसमें काफी परेशान होते हैं। मतलब सेंटर पे एक बार आप अलॉट करने के बाद उसको बदल देगा। रियल टाइम चेंज हो रहा है। रियल टाइम में सेंटर इसका कोई ग्रीवांस, मतलब कोई शिकायत वगैरह की व्यवस्था है कि भाई आपत्ति मैं दर्ज करा सकूं कहीं पे? नहीं, अभी अगर मैं बताऊं तो ये ड्यूरिंग सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम एसएससी को 55,000 से ज़्यादा ग्रीवियंसेस या कंप्लेंट्स थ्रू ईमेल बच्चों की तरफ से मिली हैं, बट अभी तक एसएससी का उस पर कोई रिवर्ट या कोई नोटिस नहीं है। इवन एसएससी चेयरमैन का 2 दिन पहले एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये बस 55,000 बच्चों की तो बात है, हम इसको देख लेंगे। उनके लिए बस है 55,000। और वैकेंसी कितने लोगों की? वैकेंसी 8-10 हज़ार की आती है, 4,000 की आती है। ग्रीवांसेस 55,000 हैं और वो ये कह रहे हैं बस 55,000 की बात है, डे बाय डे हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएंगे, सिस्टम सुधार लेंगे। बट सुधर तो नहीं रहा। ये तय कौन करता है सेंटर कहाँ जाएगा, कैसे होगा? ये सारा का सारा काम जो है सारा का सारा एजेंसी का ही काम होता है, एसएससी का। हाँ, जो वेंडर डिसाइड करती है एसएससी, होल सारा काम उसी का ही है कि कहाँ पे हमें बच्चे को सेंटर अलॉट करना है, हमें कैसे एग्ज़ाम कराना है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम वेंडर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। प्राइवेट कंपनी होती है, थर्ड पार्टी, बिल्कुल एसएससी नहीं करता। वो एसएससी नहीं करता। एसएससी का बस मेन गेम है कि वो एक वेंडर को सेलेक्ट करती है और उसके बाद वो सारा काम उसके ऊपर छोड़ देती है। एसएससी का इसमें रोल प्ले कब होता है? लास्ट में आके जब मिनिस्ट्रीज अलॉट हो जाती हैं तब एसएससी इन्वॉल्व होती है और अपना सारा मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होती है। सेंटर के अलावा मतलब और ये एडुकेटी जो आप कंपनी बता रहे हैं, तो इसी को टेंडर मिला था इस एग्जाम को कराने का, तो क्या दिक्कतें हैं इस कंपनी के साथ? देखिए, एडुकेटी के साथ अगर बात किया जाए तो सन 2022-23 की बात है। इससे पहले भी इन्हें मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए टेंडर दिया गया था। उसके बाद एक और मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हुआ था राज्य स्तरीय, एडुकेटी टीम को ही पटवारी का दिया गया था और दोनों ही फेयर नहीं हो पाए थे। बल्कि एडुकेटी ने खुद उसे नहीं कंडक्ट कराया, उसे एक अपने अंडर में दूसरे को टेंडर दे दिया। एसएससी से टेंडर लिया, फिर वो कुछ साई करके कंपनी थी, जहाँ मुझे करेक्ट नाम नहीं याद आ रहा है उनका, उसको टेंडर, मतलब टेंडर के अंदर सब टेंडर हो गया और उसके बाद इस तरीके की अनियमितताएं आनी शुरू हो गई।
2024 तक टीसीएस एसएससी के एग्जाम को कंडक्ट कराता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% फेयर हुआ करता था, बट इस तरीके की बड़े लेवल पे खामियां कभी खुल करके सामने नहीं आई। तो जब 2024 में टीसीएस का टेंडर समाप्त हुआ और नए वेंडर को कॉल किया गया, तो जो पहले से सुप्रीम कोर्ट ने भी एडिक्विटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क एक बार लगाया हुआ है, उनकी वर्किंग कार्यप्रणाली पे आपके जबलपुर हाई कोर्ट में भी बातें गई हुई हैं। तो इस चीज़ को एसएससी को शायद सोचना चाहिए था, क्योंकि वो भी मेंशन करते हैं कि हम मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले को ही टेंडर देंगे। अभी तक जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, एसएससी का इंफॉर्मेशन कभी भी इन्होंने नहीं कराया है एडिक्विटी ने। विनय सर क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो एडिक्विटी के साथ दिक्कत सर पता है क्यों आ रही है? क्योंकि इनके पास ना खुद की फुल फ्लैश लैब नहीं है। जैसे टीसीएस, और अगर हम इनको कंपैरिजन में लेकर चलें कि क्यों हम टीसीएस को, जैसे आप सुन भी रहे होंगे न्यूज़ में कि सब टीचर्स और बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि टीसीएस को एटलीस्ट वापस लाइए। क्योंकि जैसे हमें अगर कहीं पे मान लीजिए किसी को सिलेक्ट करना हो, किसी ने एक गलती की, किसी ने 10 की हो, तो हम सोचते हैं एक गलती वाला अच्छा है, उसे ले आते हैं। तो इस वक्त वही सिचुएशन आ गई है कि हम टीसीएस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्लिच उनके समय में भी रहे हैं, बट अब हमें लग रहा है कि उनके ग्लिच थोड़े ऐसे थे कि हम सह सकते थे, 1-2 बार में एग्ज़ाम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो टीसीएस के पास अपनी फुल फ्लैश लैब है, जहाँ पर ना सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है, ना माउस की प्रॉब्लम है, ना सिस्टम बंद होने की। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेजर आ रही है कि जैसे पावर कट होता है, जिन भी जगहों पे या जिन लैब्स में एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पूरे सिस्टम बंद हो जा रहे हैं। और सिस्टम बंद होने के साथ जैसे टाइमर रुकना चाहिए, बट बच्चों का टाइमर पॉज नहीं हो रहा है। तो इससे एक दिक्कत ये आ रही है कि जैसे 60 मिनट का जो एग्ज़ाम है, जिसमें बच्चे को पूरे 60 मिनट मिलने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, किसी को 50 मिनट का टाइम मिला पेपर देने के लिए, किसी को 45 मिनट का टाइम मिला, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों का ये कहना है कि एडुकेटी के जो उसका कामकाज का तरीका है उसमें खामियां हैं, और उसका इतिहास भी जो है ठीक पहले नहीं से ही रहा है, दागदार ब्लैकलिस्टेड रहा है। हाँ, रहा बिल्कुल। वही है कंपनी। लेकिन एसएससी के चेयरमैन तो इससे मतलब सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नहीं दिया गया, और कुछ जगहों पर खामी आई थी, 2 जगहों पर जहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम चेंज करेंगे, दोबारा से एग्जाम कराएंगे। चेयरमैन सर की अगर मैं बात करूं, उनके इंटरव्यू को हम लोग भी मीडिया के माध्यम से देख पाए, उन्होंने तो ये भी कहा है कि अभी शुरुआती चरण है, डे बाय डे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। और ये मतलब उनके अगर बयान को आप ध्यान से समझें तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट उनके लिए एक्सपेरिमेंट का एक जरिया हो चुके हैं? आप ये स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और अगर ये इम्प्रूवमेंट हो गया तो हम 13 तारीख का सीजीएल एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराएंगे। समस्या यहीं पे है कि जब सिस्टम ये नहीं समझ पाता है कि छात्र देश का भविष्य है, वो आपका एक्सपेरिमेंट करने का लेबोरेटरी नहीं है कि आप लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहे हो कि हमारे सिस्टम सही चल रहे हैं कि नहीं, ये वाला वेंडर सही चल रहा है कि नहीं। यही छोटी छोटी बातें आज एक बड़ा विकराल रूप ली, तो हम शिक्षकों को रोड पे के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करूँ अगर, तो क्या है कि एसएससी ने अभी जो एडिक्विटी को टेंडर दिया है वो 180 डेज़ के ट्रायल पे है। हाँ, और ये ट्रायल चल रहा है। अगर इसमें वो पास हो गए तो फिर जो है अगर फुल फ्लैश इन्होंने काम अच्छे से कर दिया तो इन्हें शायद टेंडर आगे कंटिन्यू कर दिया जाए, अदरवाइज ये टेंडर चेंज भी होगा। तो ये 180 डेज का ट्रायल कितने बच्चों के सपनों की जो है, जो उनका लक्ष्य है जिसको लेकर वो मिनिमम 1 करोड़ बच्चे, कम से कम 1 करोड़ बच्चे, मिनिमम ज्यादा ही होगा सर, क्योंकि अभी 1 करोड़ बच्चों के, हाँ बिल्कुल 1 करोड़ बच्चों के भविष्य के साथ ट्रायल चल रहा है 180 दिन का। क्योंकि अगर कंपनी फेल हो गई तो उनका करियर बर्बाद। तो ये सॉरी बोल देंगे, कहेंगे हमने वेंडर चेंज कर दिया, और वो बच्चा जो 1 साल 2 साल या जिसके एज का लास्ट ईयर हो, कि भाई जनरल की एज 28 ईयर, उस जिस बच्चे का लास्ट ईयर होगा उसका क्या? इन बातों की जवाबदेही कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी, एसएससी चेयरमैन तय करेंगे, एडिक्विटी तय करेगी? मतलब कोई तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो कहे कि हम इसकी जवाबदेही लेते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। तो आप लोग जब सेंटर पे गए तो फिर वहाँ पर आपने किस तरह की दिक्कतें देखी? जैसे आपने जब एग्ज़ाम सेंटर पे हम पहुँचे तो पहली चीज़ तो जब बच्चे जैसे ही बाहर निकल के आए बहुत परेशान इसलिए क्योंकि उनको पेपर को अच्छे से करने का समय ही नहीं मिला, और बाहर निकलते ही सर कह रहे हैं सर पूरा माउस बंद था सर, सिस्टम हमारा 3 बार बंद हुआ है ड्यूरिंग एग्जाम, 3 बार सिस्टम बंद। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम है आपका पूरा, उसमें भी आपका माउस नहीं कर रहा है, सिस्टम बंद हो जा रहा है। शुरुआत कहाँ से होती है ना, इंटरफेस से। जैसे अभी जो टीसीएस का इंटरफेस था उसमें अब हम कहें तो राइट साइड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे, और उसके बॉटम में नीचे की तरफ सेव एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन आता था। तो इनका इंटरफेस जब आता है जस्ट रिवर्स,
क्वेश्चंस लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होने लगे और सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन पहले राइट साइड कॉर्नर में आता था नीचे की तरफ, अब वो ऊपर की तरफ आने लगा। और इनके सिस्टम के इंटरफेस में ये ग्लिच ऐसा है कि जब ये नेक्स्ट कर रहा है बच्चा एक बार में, तो नेक्स्ट नहीं हो रहा है, उसे 4-5 बार नेक्स्ट करना पड़ रहा है, तब जाके वो एक क्वेश्चन में नेक्स्ट हो रहा है। उसके बाद दिक्कत और कहाँ आ रही है, जैसे कोई इमेज का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि विच विल बी द नेक्स्ट इमेज, अगली वाली इमेज, और क्वेश्चन में कोई इमेज नहीं है। अच्छा, मतलब इमेज मतलब वो जो इमेजेस का कोई भी क्वेश्चन, हाँ, आपको जो है वो कह देते हैं मैथ्स में जैसे कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया तो इमेज है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर आप आंसर किस चीज़ का करोगे? मतलब पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। पूरा क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट और क्वेश्चन। ये कितने, इसका ड्यूरेशन क्या होता है एग्जाम का? 60 मिनट का पेपर है ये। 60 मिनट्स के पेपर में अगर आपको मतलब 100 क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, जीएस है, इंग्लिश है, मैथ्स और रीजनिंग है, जिसमें 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में है। तो आप सोचिए 60 मिनट के पेपर में 100 क्वेश्चंस हमें करने हैं और हमें क्वेश्चन भी पूरा नहीं मिल रहा है, हमें टाइम भी पूरा नहीं मिल रहा है। और एक दिक्कत क्या आई, एक और, बच्चे का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और कुछ क्वेश्चन के आंसर पहले से ही लगे हुए आ रहे हैं, हाईलाइटेड, मतलब जैसे A-B-C ऑप्शन होना चाहिए, तो किसी का A आंसर लगा हुआ है, किसी का B लगा हुआ है, किसी का C, ऐसे 5-6 क्वेश्चन बच्चों के लगे हुए मिले। इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी भी स्टूडेंट्स ने बताई कि सर हम स्क्रीन के ऊपर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्क्रीन फ्रीज हो गया है बट टाइमर चल रहा है, हमारा 60 मिनट का जो टाइमर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हमारी स्क्रीन फ्रीज है, हम कुछ भी दबा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और अगर इससे बद से बदतर की स्थिति क्या है, आप सेंटर पे अगर विरोध करते हुए पाए गए छात्रों के द्वारा, वो बाहर निकल के चिल्लाए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, तो छात्रों के साथ मारपीट भी की जा रही है, बाउंसर से मरवाया जा रहा है। ऐसे कई आप देखिएगा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हैं जिनमें छात्रों के नाक से खून निकल रहा है, उन्हें सेंटर पे मरवाया जा रहा है और ये सेंटर कैसे हैं, सेंटर की भी स्थिति आप जरा सुने। सेंटर ऐसे है कि किसी होटल के नीचे कोई 2 रूम है जिसमें 30-40 कंप्यूटर सेटअप रखे हैं, वो सेंटर है। सेंटर ऐसे हैं कि खेतों के बीच में, एकदम बीच में है, वहां तक शायद पगडंडियों पे पैदल चलना मुश्किल है और वो टीन ऊन लगा हुआ है और वो सेंटर है, एग्जाम सेंटर। शायद वो किसी समय साइबर कैफे या रैंडमली तैयार किए गए सेंटर हैं, वो सेंटर दिए गए हैं। इनका कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, कोई अथॉरिटी नहीं है तय करने वाली कि ये चीज़ें होंगी, ये अगर ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं दे पाते हैं तो आप यहाँ सेंटर नहीं बनाया जाएगा। देखिए, इसके सेट मापदंड तो हैं, लेकिन अब इनके पीछे पड़ करके जिस कंपनी को ये काम दिया गया है, जिस व्यक्ति अथॉरिटी को दिया गया, यह तो उसका कर्तव्य बनता है ना कि इन चीज़ों को ठीक ढंग से पूर्ण करे। अब उन्होंने नहीं किया, तभी तो ऐसी स्थिति है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एडमिट कार्ड का आने का भी एक प्रारूप, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि 10 दिन पहले सिटी और सेंटर इंटीमेट कर दिया जाता है कि भाई यहाँ आपका एग्जाम है, और 4 दिन पहले आ जाता है ताकि वो रिजर्वेशन करा लें। आप तो 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहे हो। इसका मतलब इस तरीके की कई कमियां हैं जिसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं। इसमें एसएससी की मिस्टेक मैं कहूँगा, क्योंकि अगर हमने किसी को वेंडर बना दिया है, बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कोई भी एजेंसी को वेंडर देने के बाद भी उस संस्था का एक इन्विजिलेटर या एक रिप्रेजेंटेटिव उस एग्ज़ाम पे अवेलेबल रहता है। बट जब मैं सेंटर पे था, अभी शास्त्री नगर में एक सेंटर था, वहाँ पे जब मैं था तो वहाँ पे मैंने पाया कि एसएससी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं है। मतलब आपने दे दिया उनको, टेंडर कर दिया कि जाइए एग्जाम कराइए, आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए। अरे ये, लेकिन मैं तो जानता नहीं हूँ ना, जो भी कंपनी एग्जाम करा मैं उसको नहीं जानता, मैं तो एसएससी को जानता हूँ। बिल्कुल, बट ऑब्वियसली तैयारी करो, मैं एसएससी को जो है पे कर रहा हूँ, मैं एसएससी इस देश मेरे टैक्स पे चलने वाली कंपनी, वो संस्था है ना, तो उसकी तो जवाबदेही मेरे प्रति है। और मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ जिसका माउस नहीं काम कर रहा है, या जो 1 घंटे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन किस तरीके से करना है, मेहनत करता है सालों साल। मैंने देखा इलाहाबाद पटना के लॉज में स्टूडेंट के कमरे में किस तरीके से रह के बच्चे तैयारी करते हैं कि वैकेंसी आएगी, गिरते पड़ते वैकेंसी आती है किसी तरीके से, फिर वो वहाँ पर तैयारी करके जाते हैं सेंटर पर। तो अगर इस तरीके से मिलता है, और मतलब हर लेवल पर आपके सामने ये तो चुनौती है कि आप एडमिट कार्ड पहले जो है वो चैलेंज, हाँ, आप सेंटर सही जगह पाइए, फिर उसके बाद जो है वहाँ पहुँचिए, फिर उसके बाद जो है आपका जो है माउस काम कर रहा हो या आपका सर्वर काम कर रहा हो, आपको सही क्वेश्चन मिल जाए, ये भी एक चैलेंज है। और अभी मैं आपको इन्विजिलेटर का एक रवैया बताता हूँ कि क्या हुआ कि बच्चा जैसे माउस नहीं चल रहा, उसने इन्विजिलेटर को बुलाया, एक बार उसका माउस चेंज किया गया, फिर जब दोबारा भी उसका माउस नहीं चल रहा, कहीं से ख़राब या जो भी ले आए, तो उससे कह रहे हैं तुम्हारी किस्मत में यही है इसलिए तुम्हें मिल रहा है।
ये इन्विजिलेटर का जवाब है उस बच्चे और को। रील बना रही हैं। कई ऐसी महिलाएं पुरुष हैं जो इन्विजिलेटर के रूप में वहां हैं और वो अपना रील बना करके डाल रहे हैं कि एसएससी का एग्जाम लेते हुए। तो ये तो मोबाइल तो कैसे बैन allowed होता है ना। एसएससी के गाइडलाइंस है कि जो रूल रेगुलेशन हम बच्चों के लिए फॉलो करते हैं कि मतलब आपको मोबाइल फ़ोन या कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट लेकर इनसाइड प्रेमाइसेस नहीं जाना है, सेम इन्विजिलेटर्स के लिए भी फॉलो होता रहा है अब तक, लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो ये मतलब बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं उस जो संवैधानिक अधिकार भी हमें मिला हुआ है, जो देश का संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता मिलेगी। क्या ये अवसर की समानता तो है ही नहीं। अगर मेरे साथ एक व्यक्ति एग्जाम दे रहा है किसी अच्छे सेंटर, किसी मतलब एकदम जो होना चाहिए सेंटर वहाँ पर, और मेरा सेंटर किसी ऐसे जगह चला गया जहाँ पर जो है कोई बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, माउस नहीं चल रहा है, तो ये तो फिर मेरे साथ एकदम सीधे सीधे, और फिर उस पर आप कह रहे हो कि किस्मत। तो मतलब क्या ये सारी चीज़ें एसएससी के पास नहीं पहुंचती हैं जो इन सब चीज़ों को सही तरीके से कराने इसी में चेयरमैन साहब का जब इंटरव्यू हो रहा था तो चेयरमैन साहब से पूछा गया कि सर एक बच्चे को क्या अधिकार मिलता है, मतलब अगर वो फॉर्म भरा तो उसके क्या अधिकार हैं आप बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चे का अधिकार है कि उसे स्मूथ चलता हुआ सिस्टम मिले, उसको पीस एनवायरनमेंट मिले, कोई शोर शराबा ना हो आसपास, उसका सिस्टम चले, उसके पूरे क्वेश्चंस मिलें, उसको पूरे 60 मिनट मिले। तो जब इसमें आपके एंकर साहब ने बोला कि तो आपको नहीं लगता कि 29 लाख बच्चों के साथ आपने यह न्याय कर दिया है, तो कह रहे हैं पहली बार है उस एजेंसी का, पहला ट्रायल है, तो पहली बार तो खामियां हो जाती हैं, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर जब इनसे ये पूछा गया कि जिन बच्चों का ख़राब हो गया है उनके लिए आप क्या कहेंगे, तो कह रहा अभी हम सोच रहे हैं, मतलब अभी भी वो सोच रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे ये लगा नहीं, उनके पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे कहीं से ये फील नहीं हुआ कि एसएससी के चेयरमैन से बात हो रही है हमारी, या एक ऐसा अधिकारी हमें जवाब दे रहा है जो सच में जवाबदेही रखता है। बहुत बेतुके जवाब थे उनके। और इन्हीं सारी बातों को हम लोग जब एक मतलब लेवल के ऊपर पानी चला गया तो हम लोग को रोड पे धरने पे आना पड़ा। मतलब मेरा अगला सवाल था कि 31 जुलाई को क्या हुआ था, कैसे ये सब सारी चीज़ें प्लान हुई, फिर आप लोग सड़कों पर आए, कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या प्लान था? 31 जुलाई की अगर मैं आपसे सुबह की बात करूं तो अर्ली मॉर्निंग, उससे 2-4 दिन पहले से हम जितने भी शिक्षक थे भारत भर के, चाहे वो ऑफलाइन के रहे हों ऑनलाइन के रहे हों, सारे टीचर का ये प्लान था कि हम लोग सुबह 31 तारीख को रकाबगंज गुरुद्वारा के पास पहले माथा टेकेंगे, फिर शांतिपूर्ण तरीके से डीओपीटी विभाग जाएंगे और अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। पूरा प्रोग्राम यही था जिसके लिए पूरे भारत से टीचर का आह्वान किया गया था। और पूरे भारत के, सिर्फ यूट्यूब या ऑनलाइन ही नहीं, जो ऑफलाइन, जो बच्चों को शायद वो उनको उनके जिला के अलावा कोई नहीं जानता है क्योंकि वो ऑफलाइन है, वो लोग भी आए और सहयोग किए। लेकिन जब हम लोग रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे तो माथा टेकने की तो बात दूर, वहाँ पे खड़े पुलिस कर्मियों ने थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सेशन का नाम लिया, तो हम लोग को भी लगा कि हाँ ये जेन्युइन बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बोला कि आप जगह बता दो, हम वहाँ जा करके अपना ये धरना प्रदर्शन जो भी है कर लेंगे। वो कहे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन जगह है वो, लेकिन वो ये बोलते हुए अड़ गए हमारी गाड़ी में बैठ के चलिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग की अपनी गाड़ी, हम लोग पैदल आए हैं, ऑटो से हम चले जाएंगे। लेकिन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, तो कहते नहीं हमारी पुलिस की गाड़ी में बैठ के चलिए वहाँ पे। खैर, फिर भी कुछ शिक्षक पुलिस की गाड़ी में बैठे, कुछ नहीं बैठे तो उन्हें ज़बरदस्ती बैठाया गया। एक्चुअली वो डिटेन कर लिए गए, उन्हें डिटेन कर लिया गया। वो उनका एक तरीका था जो हम शिक्षक समझ ना पाए उस समय। फिर भी शिक्षकों की संख्या कम न थी, पूरे भारत से शिक्षक आए हुए थे, तो हम लोग धरना स्थल पे भी पहुंचे। लेकिन उससे पहले बीच रास्ते में ही कुछ मीडिया कर्मी आए जो बाइट्स लेना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि मैटर क्या चल रहा है सर, आप लोग क्यों यहाँ जुटे हुए हो। दिल्ली पुलिस और अन्य जवान आ गए। थोड़ा बहुत आपने बड़ा वायरल देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे चले कि तुमने वर्दी पहन के क्यों उतार दी, इस तरीके के मुद्दे चले। और उसके बाद फिर वही लाठीचार्ज जैसी स्थिति बन गई। उन लोगों ने बनी नहीं थी, बातचीत चल रही थी, जबरदस्ती लाठीचार्ज जैसी स्थिति निर्मित की गई। और उसके बाद फिर रोड पे चारों तरफ छात्रों को, कुछ छात्र भी 10-20 पहुंच गए थे, छात्रों को, शिक्षकों को जबरदस्ती बस में भर करके पूरा दिल्ली घुमाया गया। फिर जैसे सर आपको किस थाने ले गए थे सर? नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि 70-80 किलोमीटर दूर है हम गुड़गांव से। मुझे रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में कंझावाला थाने में ले गए। सबको अलग अलग जगह, सबको अलग अलग जगह पे ले गए और पूरे दिन वहाँ हैरेस किए, परेशान किए, पानी तक पीने को नहीं मिला।
और हम लोग थाने में, हम लोग बीच बीच में पूछते रहे कि आप कोई अपराध तो बताइए, हमने मारपीट किया, हमने कोई सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किया, हमने नारे लगाए, कोई एक गलती तो हमारी बताओ कि आप डिटेन किस आधार पे कर रहे हो। तो वो करे, और भाई हमें नहीं पता है, वो अपने अंदाज में अपना जो बोलना है बोला, हमें ना पता है, जब आर्डर आएगा तो छोड़ देंगे। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और देर रात करीब 12 साढ़े 12 बजे हम लोग को उस एरिया से फ्री किया गया जहां से मेट्रो, शायद मुझे उस मेट्रो का नाम याद है, घेवरा मेट्रो स्टेशन, वहां से कंझा वाला पुलिस स्टेशन जो है करीब 5-6 किलोमीटर पड़ता है। वो पैदल चल के रात में 12-1 बजे हम लोग आए और फिर मेट्रो की सुविधा भी नहीं, फिर काफ़ी परेशान हुए, 3 साढ़े 3 बजे भोर में अपने घर पे पहुंच पाए। तो इस तरीके की बर्बरता की गई है शिक्षकों के साथ। और हम लोग अपने छात्रों को इसलिए नहीं बुलाए कि उनका एग्ज़ाम है, वो तैयारी करें, उनके यहाँ जो हिस्से का संघर्ष है वो हम लोग करेंगे, स्टिल वो कंटिन्यू है। 6 तारीख को हम लोगों का एक और धरना प्रदर्शन का है बतौर अनुमति ले करके, अब वो प्रक्रिया के अंदर है, देखते हैं क्या होता है उसमें। तो ये आपने बताया जो 31 जुलाई को हुआ, फिर उसके बाद तमाम जब ये सारे शिक्षक अरेस्ट हुए उसके बाद हमने देखा कि खूब मामला हाईलाइट हुआ, संसद में भी इस पर जो है बात उठी, हंगामा हुआ। थोड़ा आगे का क्या प्लान है आप लोगों का और क्या मतलब आश्वासन मिला, क्योंकि हमने देखा टीचर्स की मीटिंग भी हुई है मंत्रियों के साथ। तो मेजरली हम लोग का देखिए, हम लोग की ना मेन डिमांड ही है एक तरीके से, हम लोग डिमांड यही करते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो आप ये जो वेंडर एडिक्विटी है इसको हटा दो, ये हमारी डिमांड है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि आप जो है बच्चे को वो प्रॉपर वो डिस्टेंस पे, जैसे जो 100-200 किलोमीटर की रेडियस में सेंटर अलॉट करने का हो वो सेंटर अलॉट करिए, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 29 लाख बच्चों का डेटा था, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और या तो आप कोई नोटिस दे करके उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, चीज़ें करिए कि जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी एटलीस्ट उनका एग्ज़ाम तो दोबारा से होना चाहिए। फोर्थ डिमांड हमारी ये है कि अभी जब तक आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं हो जाता, अब हम बताएं तो कल एग्ज़ाम है सिलेक्शन पोस्ट का, सोचिए अभी कल रात तक बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया था, कल मतलब 6 तारीख को एग्ज़ाम है और 4 की रात तक एडमिट कार्ड बच्चों का नहीं आया था। तो हमारी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम को अभी रोक दिया जाए, जब आपका सिस्टम सही हो जाए, सुधर जाए, तब आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराइए, क्योंकि पहले आप कई बच्चों का भविष्य ख़राब कर चुके हैं। 5वें डिमांड की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो उस बच्चे को वो जो उसका हक है कि उसे पूरे 60 मिनट मिलने चाहिए और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां कोई डीजे ना चल रहा हो, कोई जागरण ना चल रहा हो, कहीं पीजी ना हो। तो प्रॉपर अगर ये 4-5 डिमांड को एसएससी सुन ले, हम कह रहे हैं वो किसी भी एजेंसी से एग्ज़ाम कराए, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो टीचर्स से कराओ, हम कह रहे हैं आपको एडिक्विटी के साथ ही कराना है, बट आप इनकी चीज़ों को हाईलाइट जो हुई हैं इनको आप दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद आप सारे एग्जाम कंडक्ट करिए, ट्रांसपेरेंट होनी बिल्कुल। और इसी में एसएससी से भी एक मेरा सवाल ये है कि क्या हम मतलब हमारे देश में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम 1 करोड़ बच्चों के लिए मतलब ऑनलाइन एग्जाम ऑर्गेनाइज कर सकें, मतलब एसएससी लेवल। जैसे अगर हम अभी बात करें, मैं थोड़ा सा बिल्कुल रेलवे पे थोड़ा लेके जाऊंगा। अभी आरआरबी एनटीपीसी के 58 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और वो बहुत फेयरली कंडक्ट हुआ है, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ही कंडक्ट हुआ। और इससे पहले भी अगर मैं बोलूँ तो टीसीएस कराती ही आ रही थी। हर साल 1.5-2 करोड़ बच्चे जो एसएससी के अंदर अपीयर हो रहे हैं, उन 1.5-2 करोड़ बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती ही आ रही थी। कभी कभार ग्लिच आते थे और उनके सेंटर जल्दी से अलॉट कर दिए जाते थे, बट एसएससी टीसीएस के अंदर एक अच्छी बात ये थी कि उसके जो सेंटर्स होते थे वो इतनी दूर नहीं होते थे। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं 100-150 किलोमीटर की रेडियस में जाऊँ और अगर मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो तो शायद मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना कि मैं 400-500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर जैसे आप बात कर रहे थे। अगर कोई बच्चा अल्लाहपुर में रह रहा है, मान लेते हैं इलाहाबाद के, तो वो कैसे रह रहा है, पहले तो उसकी स्थिति आपको बहुत अच्छे से पता है, और वो किस तरीके से पहले तो वो दिल्ली पहुंचेगा, ठीक है, 1500 रुपये उसने कैसे उधार लेके पहुंचा वो किसी तरीके से, और वहां पहुंच के अगर उसको एक खाली नोटिस मिल जाए कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, अब बताओ उसके दिल पे क्या बीतेगी। और यही हुआ है, कई बार देखा भी है, जैसे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, यस बिल्कुल, ठीक है, अभी लोग पेपर दे के घर भी नहीं लौटे थे कि पता चला कि जो है परीक्षा एग्जाम कैंसिल हो गया। तो रेलवे स्टेशन पर खड़े थे बच्चे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और पूरी खचाखच एकदम बड़ी हुई जा रही थी, उसमें पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। इसमें दुख पता है सर किसको होता है? जिसने दिन रात एक किया था, इसमें सबसे ज्यादा वो पता है। अभी भी जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जिन दोबारा एग्जाम कराया जाए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी लड़के होंगे जिनका एग्जाम ठीक से हुआ होगा, फिर उनके लिए भी तो
वही दिक्कत है। क्या ये पॉसिबल है कि फिर से एग्जाम कराया जाए जो हुआ सर है? देखिए होना तो या फिर चाहिए, सिलेक्टेड सेंटर्स पर जहां दिक्कतें आई हैं वहीं पर हो? क्योंकि सर अभी आप ये क्लियर नहीं कर पाओगे ऐसे कि कितने लोगों के साथ फेयरनेस हुआ है, किसके साथ अनफेयर हुआ है, ये करना तो बहुत क्लियर नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर उस बच्चे की तैयारी है, मैं तो यहाँ भी कहता हूँ अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो अगर मैं पेपर को 19-20 भी कर दूंगा तो आपके ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर एक मैं चीज़ और ऐड करूँगा एसएससी की। एसएससी ने कुछ दिन पहले एक नोटिस दिया था कि इस बार हम सिस्टम को अच्छा करने के लिए और नकल ना हो उसके लिए हम AI बेस्ड क्वेश्चन बैंक को यूज़ करेंगे और AI पेपर जनरेट करेगा। तो हुआ क्या कि हमारा पेपर AI ने तो बनाया, बहुत अच्छी बात है। तो जब चेयरमैन साहब का इंटरव्यू हो रहा था उनसे पूछा गया कि सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चों ने कभी देखे नहीं, दूसरी चीज़ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चेयरमैन साहब का जवाब था कि क्वेश्चन वर्जिन है, वो सीधे बच्चों को डिस्प्ले हो रहे हैं, उसे किसी ने देखा नहीं आज तक, और आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, मतलब वर्जिन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। और इंटरेस्टिंग बात क्वेश्चंस के संदर्भ में बोलूँगा, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जैसे 25 क्वेश्चन जीएस में आए फर्स्ट शिफ्ट के, वही सेम क्वेश्चन 8 से 10-12 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के बच्चों को भी आ जा रहे हैं और एग्जाम एनालिसिस और बच्चे आपस में सेंटर के बाहर निकल के चर्चा करते हैं। दोनों में कितना गैप होता है टाइम का? अप्रोक्सीमेट एक से 2 घंटे का गैप होता है। जैसे एक 12 बजे स्लॉट खत्म मुझे हुआ लगता है कि तो 2 बजे अगला टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ जाते हैं सारे कि ये पूछा हाँ, गया, ये पूछा मुझसे गया। मेमोरी बेस्ड बच्चे आपस। तो हम लोगों का ये भी एक डिमांड था कि सर जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आ रहे हैं तो ये तो सर सही नहीं है ना, उस लेवल के दीजिए। देन ही सेज दैट कि अरे नहीं, अब बच्चा तो तैयारी करके आएगा नए क्वेश्चन की, हम उसको फर्स्ट शिफ्ट वाला ही उठा करके दे दिए, वो सॉक्ड हो जाएगा। तो ऐसे देखिए हमने बच्चे को सॉक्ड कर दिया, आप सॉक्ड करने बैठे हो। 24 तारीख का 70% पेपर रिपीट था 25 तारीख के पेपर में, सोचिए 70% पेपर अगर क्वेश्चन रिपीट है। पेपर एजेंसी तय करती है या एसएससी? नहीं, इस बार यही तो गेम मैंने बताया, इस बार AI बेस्ड क्वेश्चन बैंक को यूज़ किया गया था। तो जैसे AI का यूज़ हम लोग करते हैं, एसएससी का ही है। हाँ नहीं, काम उस एजेंसी का है, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक बनाने का काम भी एजेंसी के पास है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का काम भी एक एजेंसी का है, उसके बाद एग्ज़ाम को प्रॉपर कंडक्ट करने का भी काम एक एजेंसी का है। अलग अलग हाँ, इसमें 3-4 एजेंसीज इन्वॉल्व होके काम कर रही हैं। क्या मतलब इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया जा सकता कि एसएससी जैसी इतनी बड़ी संस्था है, आपका काम ही एग्जाम कराना है, हर साल कराना है, साल में कई बार कराना है, तो आप अपना खुद का एक डेवलप तरीके से नहीं तय कर सकते हैं, तैयार कर यही सकते? तो उन्हें वास्तव में करना तो यही चाहिए। लेकिन इससे भी रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अब हम शिक्षक रोड पे आ चुके हैं तो बहुत सारे नेतागण और बहुत सारे अधिकारी भी ये सरकारी कहते हुए फिर रहे हैं कि शिक्षकों का काम है पढ़ाना, वो पढ़ाएं, हम लोग इन मुद्दों को देख लेंगे। तो अगर हम शिक्षक भी ये कह रहे हैं कि अगर आप अनपढ़ हो करके इस राष्ट्र को चला सकते हैं तो क्या हम शिक्षकों का एसोसिएशन और शिक्षक मिल करके एक पेपर अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए आपसे नहीं बात कर सकते हैं? हमारा तो काम ही वही है, हमारा तो फील्ड ही वही है। फिर हाउ कैन यू से दैट कि शिक्षकों का काम है सिर्फ पढ़ाना, वो पढ़ाते रहें, अब वो नेता फील्ड में न उतरे? को शिक्षकों का काम केवल जवाब देना नहीं होता है, सवाल उठाना भी होता है। बिल्कुल, अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ, और बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित भूल गए भी होता है कि इस राजनीति के फील्ड के जितने बड़े दिग्गज हुए हैं वो सब शिक्षक थे। या एक समय मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया जाए, या फिर आप मनीष सिसोदिया जी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं शिक्षा के प्रति समर्पित हूं, इन सब का बैकग्राउंड आप उठा के देखें तो ये बड़े और दिग्गज शिक्षक हुआ करते थे। ठीक है, तो एक सवाल मेरा, आप जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे थे अभी, एक काफ़ी छात्रों ने ये बात उठाई भी, सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा कि गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उसके लिए आपको जो है, अगर उस क्वेश्चन पे आप आपत्ति करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है, और फिर जो है उसका जो हाँ, है इस पे क्या, जैसे मान लीजिए एसएससी के अभी पेपर हुए, एक आंसर की आएगी, अभी ये आंसर की अभी फाइनल नहीं होती है, फिर एसएससी कहती है कि अगर आपको इस आंसर की के किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन फीस पे करके आप अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मतलब गलत सवाल पूछो आप, हाँ, और पैसा दे के मैं जो है उस पे, तो आप सोचो ना, जैसे अभी इसका मैं अगर लूँ कि हम एडिक्विटी आई क्यों या टीसीएस हटा क्यों, अगर मैं इसको इसी में ऐड करूं तो सीजीएल 2024 मेंस का पेपर था, एक ही शिफ्ट में 12 क्वेश्चन गलत थे। इस मुद्दे से बात हुई, शुरुआत हुई है कि टीसीएस हटेगा। हम लोग गए हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स, हम लोगों ने चेयरमैन साहब से मीटिंग की तो उन्होंने कहा हम इस बार सब कुछ बदल देंगे, वेंडर बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। तो यहाँ से टीसीएस हटा है। एक शिफ्ट के 12 क्वेश्चन गलत होने का मतलब आप समझ रहे हैं
कि 12 मार्क्स सबको मिलेगा, 12 मार्क्स टू ऑल हो गया। अब ये 12 मार्क्स टू ऑल होने से फ़र्क कहाँ पड़ा, कट ऑफ पहुँच गई 322 नंबर 390 नंबर के पेपर में। और इसमें विडंबना यहाँ तक नहीं ख़त्म हुई, 322 नंबर पे चलो हमें कोई पोस्ट मिल जाती है अच्छी थी, 370 नंबर 380 नंबर पे, चूंकि नॉर्मलाइजेशन भी इनका है, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इनका ऐसा है जो आज तक शायद किसी को समझ में नहीं आया है। नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं समझ आया, इसीलिए हम लोग की डिमांड में ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, अगर आप बता सके। नॉर्मलाइजेशन को अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, क्योंकि उतना ही सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है कि एक टफ शिफ्ट हुई और एक सिंपल शिफ्ट हुई, हम इन दोनों की एवरेजिंग करके एक कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं जिससे दोनों बच्चों को समानता से मौका मिल सके। मतलब अगर कोई ऐसा एग्जाम हो रहा है जो एक दिन में नहीं हो सकता है, मल्टीपल शिफ्ट अलग-अलग दिन में या अलग-अलग शिफ्ट में कराया जा रहा है, तो एक व्यक्ति के पास अगर कठिन पेपर आ गया, एक पास सरल आ गया, तो दोनों को लेवल लाने की, तो अब बट ऑब्वियसली जैसे टफ वाला होगा, सपोज उसने 100 क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चन लिखे, ये नॉर्मलाइजेशन लगता है। तो सबसे ज्यादा सवाल ये होता है कि मेरा तो 180 आ रहा था और मेरा स्कोर जो है 150 140 क्यों बन रहा है, मैंने तो इतना सवाल सही किया था। ये नॉर्मलाइजेशन में अमूमन मार्क्स बढ़ते ही हैं, बहुत कम घटते हैं। घटते किस केस में है, जिनकी शिफ्ट ईजी होती है, क्योंकि जब हम एवरेजिंग करने पे आएंगे तो नॉर्मल जिसका पेपर इजी था उसने तो 90 नंबर स्कोर कर रखा है मान लीजिए 100 नंबर में, और जिसका टफ था उसने 60 ही स्कोर किया है। तो जब हम 60 वाले को 90 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे तो बट ऑब्वियस है नेगेटिव मार्किंग जहाँ हम जो भी बात करते हैं, बट नॉर्मलाइजेशन में वो डिक्रीज़ बहुत तेज़ी से होती है, यानी आपके रॉन्ग आंसर पे आपको पेनाल्टी ज़्यादा मिलने लगती है और आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि इस बार यही हुआ था, 40-50 नंबर बच्चों के बढ़े थे और वहीं किसी के 40-50 नंबर कम भी हुए थे मेंस में। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कम से कम हमें ये पता हो कि आप नॉर्मलाइजेशन में कर क्या रहे हो। तो जैसे अभी ये पूरा सारा बवाल चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि एसएससी कोई भी एग्जाम होता है विवाद आ ही जाता है, शुरू ही हो जाता है, कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी यूफेम आ जाता है, कभी नॉर्मलाइजेशन आ जाता है, कभी जो है एडुकेटी आ जाती है। सवाल ये है कि कैसे इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है, कैसे, मतलब, और एक सवाल पेपर लीक वगैरह का भी है, धांधलियों का भी है, क्योंकि हमने देखा पिछले साल सरकार एक कानून लेकर आई, चुनाव से पहले ये आया, क्योंकि जब हमने देखा कि एक साथ ढेर सारी पेपर लीक की घटनाएं हुई, उसमें कहा गया कि 1 करोड़ तक जुर्माना लगेगा, एजेंसी के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, जो नकल माफिया होगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, ये स्कूल के खिलाफ ऐसे वैसे 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की जेल, ये मतलब प्रावधान किए गए। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि कोई बहुत बदलाव आया नहीं है, बल्कि स्थिति बद से बदतर हुई है। आपने अभी एक, मतलब क्या सवाल यही है कि क्या कानून बनाकर इसे नहीं रोका जा सकता, या कानून में और बदलाव किए जाने की जरूरत है? कानून में बदलाव किए जाने से ज़्यादा ज़रूरत है कि जो आप कानून बनाए हैं उसको लागू करवा लें, सिर्फ वह कागजों तक और भाषणों तक सीमित न रह जाए। जब वो यथार्थ पे आएगा तभी उसे आप लागू करवा पाएंगे। नहीं, अभी जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चों से गलत क्वेश्चन के 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब तो मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, जब एसएससी अब इस बार से जो एग्ज़ाम ले रहा है तो बच्चे अपने साथ दूर से जाते हैं तो बैग वैग ले करके जाते हैं कि भाई बैग है, खाना वाना रख लें, पानी रख लिए, कुछ रख लिए। उस बैग को भी सेंटर पर रखने का 50-50 रुपया लिया जा रहा है। तो वो जो 100 रुपया था ना कि 100 रुपया क्वेश्चन गलत, ये पूरा एक सिस्टम है, हर लेवल पे तुम भी कमा लो हम भी कमाने वाली नीति है। हम तुमको इतने में ठेका दे रहे हैं, अब चलो तुम अब वो ठेके का पैसा निकालो। अब इसमें इसमें अगर मैं आपको ऐड करूं, देखिए दिक्कत आ कहाँ से रही है। जैसे हम लोग बात करें, टेंडर जब आता है तो आपको पता होगा बिडिंग होती है, बिड लगते हैं वेंडर्स के। तो आप अमूमन जो हम लोग अभी तक देखते आए सुनते आए कि बिड जिसकी लोएस्ट होती है और वो एजेंसी अच्छी होती है, हम उसे अप्रूवल दे देते हैं, टेंडर दे देते हैं। तो आप सोचो कि जब बिडिंग हुई होगी, इसका मतलब है इंटरनल उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि बाकियों की बिड इतने पैसे पे आई है और आपकी बिड लोएस्ट होनी चाहिए, तब जाके आपको टेंडर मिलेगा। पहला तो देखिए यहीं से धांधली नज़र आती है। दूसरी चीज़, एडुकेटी ने 220 रुपीज़ पर कैंडिडेट बिड किया था जब अपना बिड फाइनल किया है, और वहीं पे टीचर्स ने 350 रुपीज़ पर कैंडिडेट बिडिंग की थी। लेकिन हमने क्या किया, जैसे अमूमन हम भारत के लोग क्या करते हैं, कम पैसे में अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए हम फिर सब भूल जाते हैं और हम उसके पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पर एसएससी ने भी वही किया, ये नहीं देखा कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का डेवलप है,
जिसके पास सारी लैब्स अच्छी हैं, जिसने आज तक इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं की है, हम उसको देने के बजाय टेंडर किसको दे देते हैं? जिसने कम पैसे बिड किए थे। तो यहीं से दिखता है कि एसएससी किसी तरीके से बच्चों को भविष्य के लेकर सीरियस नहीं है, बस वो इस तरीके के लेकर सीरियस है कि हमारा एक काम था, पल्ला झाड़ना है इससे, तो काम करा दो, इसमें जो होगा वो बाद में देख लेंगे। तो इन्होंने काम पल्ला झाड़ा है। और पहली बार ऐसा हुआ है एसएससी की हिस्ट्री में कि एक ही महीने के अंदर वो बड़े बड़े 7 से 8 नोटिफिकेशन आप एक महीने में दे रहे हो आनन फानन में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मान लीजिए सीजल आया, जब उसका फॉर्म ख़त्म होगा फिर आप कोई दूसरा फॉर्म दोगे, नहीं, आज फॉर्म आया, अगले हफ्ते दूसरा फॉर्म, उसके अगले दूसरा फॉर्म। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म आता है, एक हफ्ते बाद आपका फॉर्म आ जाता है सीजल का, फिर एक हफ्ते बाद आपका सीपीओ का फॉर्म आना था, नहीं आता है, टल जाता है, कुछ आधिकारिक कारण कह के आप नोटिस दे देते हैं। उसके बाद एमटीएस का नोटिस आ जाता है, उसके बाद स्टेनो का नोटिस आ जाता है। रेगुलर मतलब क्या इसी तरीके से वैकेंसी ये पहली बार हुआ है एक साथ। आप सोचो ना, जब आपका एक होता है एसएससी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ओटीआर करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बच्चों को ओटीआर करने में इतनी प्रॉब्लम आई थी, उनके ओटीपी नहीं आ रहे थे, बट हम कहाँ बिजी थे नोटिफिकेशन निकालने में। हम बैक टू इधर बच्चे मेल कर रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा है, हमारा लाइव कैप्चर नहीं हो रहा है फ़ोटो, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे मेल कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ सिस्टम में ग्लिच को सही करने की नहीं, अगला नोटिफिकेशन निकाल दो, अगला नोटिफिकेशन निकाल दो। और इन्हीं हड़बड़ियों के चलते ही ये दिक्कत ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि जब बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भर पाए, इवन जो ये 29 लाख बच्चा सिलेक्शन पोस्ट में भरा, सीजल का डेटा जो अभी आया आरटीआई में वो 28 लाख कुछ डेटा है, एक्चुअल में बच्चे फॉर्म भर ही नहीं पाए हैं। नहीं तो ये डेटा इतना ही होता, क्योंकि हर साल सीजल के अंदर अगर हम एवरेज डेटा लें 35-40 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई करता ही करता है, ये अब तक का सबसे कम डेटा है। एक सवाल ये भी है कि मतलब इतनी सारी गड़बड़ियाँ जो लगातार हो रही हैं, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी कहा, कैसे सुधारा जा सकता है? अगर मतलब आप लोग चेयरमैन से मिलते रहते हैं, क्या आप लोग उनको उस तरह के सुझाव देना चाहेंगे जो जिनसे इन सब चीज़ों को सुधारा जा सके? एक मुलाकात के लिए ही तो हम लोग पिछले 5-6 दिनों से कम्युनिकेशन प्रदर्शन दे रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप है सर। वो शायद शिक्षकों को इस योग्य समझते ही नहीं कि शिक्षक शिक्षा संबंधित सुझाव दे पाएंगे। अदरवाइज डीओपीटी मिनिस्ट्री के किसी भी योग्य कर्मचारी को, या हम समझते हैं कि एसएससी के चेयरमैन को, मीडिया के किसी पर्सन को बाइट आप दे रहे हो, उससे अच्छा एक दिन 5 शिक्षकों को बुला लो, उनसे भी फेस टू फेस बात कर लो। शायद वो छात्रों की प्रॉब्लम को किसी मीडिया पर्सन से ज़्यादा आपसे पूछ पाएंगे, आपकी बात को समझ पाएंगे और अपनी वेदनाओं को रख पाएंगे। इसमें मैं हाँ ठीक, इसमें अगर हम लोग ऐड करें कैसे सिस्टम को सुधारें, सबसे पहली चीज़ तो जितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स मेल के थ्रू या किसी के पास आ रही हैं, पहले आप उस पर रिप्लाई करना शुरू करिए। आप वहाँ पे रिस्पॉन्स जवाबदेही तय करिए, कोई टीम बनाइए, कोई एजेंसी बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन बच्चे को रियल टाइम जवाब मिलना शुरू हो तो सर प्रॉब्लम कम होना शुरू होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपको ये पता है कि हमें हर साल 1.5 करोड़ बच्चों का एग्ज़ाम लेना ही है, तो फिर आप अपने खुद के सिस्टम डेवलपमेंट पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम हर साल एक प्राइवेट एजेंसी को ढूंढते हुए नज़र आएंगे कि वो आएगी और एग्ज़ाम को ख़राब करेगी, बच्चों को भविष्य ख़राब करेगी और अब फिर हम तारीख पे तारीख देंगे? ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। इसके लिए आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। एसएससी को मुझे लगता है अपना इंफ्रा, अपना डेवलप खुद करना चाहिए चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो सकती है। तीसरी चीज़, अगर आपसे कोई मिलना चाह रहा है, जैसे टीचर्स ही हम ही लोग हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप कोई ज़मीन से आसमान पे पहुंच गए, आप भी तो ज़मीन पे ही हैं ना, तो आप प्रॉब्लम सुनोगे नहीं, आपको रियल प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, तो आप कैसे उसको सॉर्ट करोगे? असल में क्या होता है कि जब थर्ड पर, जैसे अगर हम 2 लोग डायरेक्टली बात करेंगे तो शायद प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगी, रदर देन कि 4 लोग मुझे कोई प्रॉब्लम बताएं, तो बात ही बदल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम या तो मिनिस्टर तक पहुंच नहीं रही अभी भी। अगर हम बात करें डीओपीटी ऑफिस हम जाके बताना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली में उनको सही से प्रॉब्लम बताई नहीं जा रही कि ये मेजर प्रॉब्लम है, सिस्टम में यहाँ खराबी है। तो सिस्टम अगर सही करना है ना सर, जिस दिन हम ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं ना, हमें समझ आता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम उन पर काम करें। ये नहीं कि बस खाली जवाब दे दिया, हम उन पर काम करना शुरू करें, तो मुझे लगता है सर लगेगा 1-2 साल लगेगा, लेकिन सिस्टम इतना अच्छा डेवलप होगा कि फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे चल के। एक आखिर में मैं उन बच्चों के लिए भी
आप लोगों से मैसेज चाहता हूँ जो इस सारे सिस्टम से जूझ रहे हैं, जो इस सिस्टम के पीड़ित हैं, जो पिछले जब से 24 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, जिन बच्चों के किसी के यहाँ मतलब किसी का सेंटर इतना दूर चला गया या एडमिट कार्ड से लेकर सवाल गलत आए या उनका सर्वर काम नहीं कर रहा था या सेंटर सही जगह नहीं पे था, जो इन सब, और 31 जुलाई को जो हुआ वो तो सबने देखा ही, तो जो इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, जो पीड़ित है, उसके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है, अभी भी आगे भी एग्ज़ाम है। देखिए, पहला संदेश तो हम अपने छात्रों को ये देना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई ब्रेक ना करें, आप उसे ज़रूर कंटिन्यू रखें, क्योंकि कोई एग्ज़ाम, जितना हम लोग एसएससी के चेयरमैन की बात को समझ पाए, संस्थाओं को समझ पाए, कैंसिल नहीं होने जा रहा है। तो इस दौरान जिनके एग्ज़ाम हैं वो अपने घर पे रह कर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। पहला सजेशन तो मेरा ये है। इसी में मैं ऐड और कर लेता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम कह रहे हैं, डेट आगे बढ़ेगी या जो भी होगा, लेकिन एट द एंड काम क्या आने वाली है, आपकी पढ़ाई। और ये जो 31 और 1 का जो धरना हुआ या जो आंदोलन हुआ, इसमें सर हमने बच्चों को शामिल नहीं किया था। डे 1 से आपने इस चीज़ को सुना भी होगा कि हम लोगों ने बच्चों को डे 1 से यही कहा है कि आपके बिहाफ पे हम जा रहे हैं, हम रिप्रेजेंट करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको अपना एग्ज़ाम निकालना है। हम कह रहे हैं 1 महीने बाद भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये 1 महीना आपको जो एक्स्ट्रा मिला, ये किस लिए मिला कि आप उन चीज़ों को रिवाइज करके और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो मेरा यही कहना है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सुख दुख लाइफ में आते रहते हैं, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड आपको फ़ायदा कब होता है, जब आप सेलेक्ट होते हैं और आप अपने सपने को जी लेते हैं। तो 13th फेज का जो एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें जिस तरीके की गड़बड़ियाँ आई, जिस तरीके की दिक्कतें आई, उनके बारे में आशुतोष सर और विनय सर ने हमको बताया, किस तरीके से इन लोगों ने उसका विरोध किया, आपत्ति दर्ज कराई, और फिर इनके साथ क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, और एसएससी के चेयरमैन को क्या सुझाव है, उन बच्चों के लिए क्या संदेश हैं जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, सब हमने आपको इस वीडियो में बताया। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस एग्ज़ाम के हिस्सा रहे हैं, आपने जो चीज़ें अनुभव की हों, जो आपने फेस की हों, वो भी हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए खबर गाँव के साथ।